मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमने ये समझा था कि आपका जो फंडामेंटल राइट है, यानी जो आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, वो मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से आता है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ से लिया गया है, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। तुम लोग बार बार ये बोलता रहता है कि नोट्स लिखाइए, ऐसे जो लिखा है ऐसे नोट करते चले रहा करो, इसमें नोट्स क्या लिखा है? तो फंडामेंटल राइट या जो आपका मौलिक अधिकार है वो यूएसए से अडॉप्टेड किया गया है, सबसे पहली बात। उसके बाद हमने ये समझा था कि जो आपका मौलिक अधिकार है वो कौन से पार्ट यानी कौन से भाग में पाया जाता है। तो पार्ट 3 में पाया जाता है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में पाया जाता है। ठीक। तो सबसे पहले जो आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है, वो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक पाया जाता है। अब हमने ये समझा था कि सबसे पहले हमको अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक पूरा समझना है। ठीक है ना? कि अनुच्छेद एक एक अनुच्छेद में क्या क्या बात लिखी गई है, पहले ये बात को हमको समझना है। उसके बाद हम चलेंगे इसके कुछ फैक्चुअल बातों पर, इसके कुछ फैक्ट पर। ठीक। तो जैसा कि बिगिनिंग में हम लोगों ने पहला अनुच्छेद शुरू किया था, जिसका नाम था अनुच्छेद 12। ठीक। यानी फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार जो है वो आपका अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के तहत में आता है। इसमें पहला अनुच्छेद जो है आपका, यानी जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12। अब ध्यान से इस बात को सुनना है कि अभी जब क्लास ओवर हो जाएगा तो लास्ट के हाफ एन आवर में हम लोग प्रस्तावना संबंधी प्रश्न करेंगे जो आपको पीडीएफ में कराया जाएगा। ठीक। अभी वो लास्ट के हाफ एन आवर में आपका होगा, बट अभी पहले हमको कंटेंट पढ़ना है, आगे को सिलेबस को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12 में क्या क्या बातें बताई गई हैं, अनुच्छेद 12 किस किस बातों को डील करता है। ठीक। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो किसी भी मानव के या किसी भी भारतीय नागरिक के नैतिक और उसके मोरल डेवलपमेंट, उसके नैतिक और उसके शारीरिक विकास के लिए जरूरी है। यानी जो फंडामेंटल राइट है वो दो विकास उसके लिए बहुत जरूरी होता है, उसी के लिए बनाया ही गया है। जो पहला है वो क्या है? किसी भी इंसान का मोरल डेवलपमेंट यानी उसका नैतिक विकास, और दूसरा उसका फिजिकल डेवलपमेंट यानी भौतिक विकास। दो विकास के लिए जरूरी है, इसलिए संविधान सभा ने हमारे लिए मौलिक अधिकार बनाया। इसके पहले मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ से अडॉप्टेड किया गया? तो यूएसए से किया गया। क्यों यूएसए से किया गया? क्योंकि यूएसए ही एकमात्र ऐसा कंट्री है, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहली बार बैठा और उन्होंने अपना संविधान निर्माण किया। संविधान इसके पहले बहुत लोग बनाया हुआ था, हर एक देश का अपना एक संविधान होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा प्रॉपर फॉर्म में संविधान अमेरिका ने बनाया। ठीक है। अब अनुच्छेद 12 क्या बोलता है? सबसे पहले फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है? मौलिक अधिकार, यानी अधिकार मौलिक रूप से किसको दिया जाने वाला है? नागरिकों को। कौन देगा? राज्य देगा। यानी अधिकार, वो अधिकार कौन देने वाला है? तो उत्तर है सर कि अधिकार देने वाला है राज्य, और अधिकार लेने वाला कौन है? नागरिक। तो सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए, कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि राज्य कौन है, हु इज स्टेट, और राज्य की परिभाषा क्या है या राज्य क्या है। इसीलिए सबसे पहले संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा के जो लोग था, जो सदस्यों ने सबसे पहले फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार को शुरू करने के पहले, बहुत ध्यान से सुनना है, अभी लिखना बंद करो पहले। सबसे पहले जो बनाया वो अनुच्छेद 12 ही बनाया, और उस अनुच्छेद 12 में उन्होंने क्या बताया? द डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 12 में उन्होंने डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात किया, यानी राज्य की परिभाषा की बात किया। यानी सबसे पहला जो अनुच्छेद है हमारा, जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में मोनो जो हारमोनी में है, इसमें सबसे पहला आर्टिकल, पहला अनुच्छेद है, दैट इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी राज्य की परिभाषा। यानी ये बात पता लगना चाहिए कि राज्य कौन है और नागरिक कौन है, किसको किसको हम राज्य का दर्जा देंगे और किसको किसको हम नागरिक का दर्जा देंगे। अनुच्छेद 12 ये बात बताता है कि हु इज स्टेट, कौन है राज्य। तो इसके अंतर्गत आपके संविधान में चार बातें लिखी गई हैं। वो कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं? सबसे पहली बात ये लिखी गई है कि द पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन, यानी केंद्र का जो आपका विधायिका होगा, जो केंद्र की विधायिका होगी और केंद्र की जो कार्यपालिका होगी, वो क्या कहलाएगी? राज्य कहलाएगी। कहने का मतलब क्या है कि केंद्र का जो पार्लियामेंट है, जो विधायिका है, जो विधान बनाती है,
वो क्या कहलाएगी? राज्य कहलाएगी, स्टेट कहलाएगी, यानी वो हमें अधिकार प्रदान करेगी, अधिकार देगी, ठीक, या हमारे अधिकारों की रक्षा करेगी। कार्यपालिका यानी जैसे पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना, ये सब जो हैं वो कार्यपालिका के जो भी सदस्य हैं केंद्र के, वो सभी क्या कहलाएंगे? केंद्र कहलाएंगे। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया? दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जो सभी राज्यों के विधान परिषद यानी लेजिस्लेचर और कार्यपालिका यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो होता है वो भी क्या कहलाएगा? तो आंसर है कि वो भी एग्जीक्यूटिव, वो भी क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। यानी राज्य की परिभाषा देते हुए सबसे पहले अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया कि कौन है राज्य? तो सबसे पहले कहा कि केंद्र में जो शासन कर रहा है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही राज्य का हिस्सा होगा, यानी दोनों ही क्या होगा? स्टेट का हिस्सा होगा। इस राज्य का मतलब प्रांत से है, और जो मैं राज्य की बात कर रहा हूं उसका मतलब प्रांत से नहीं है, वो स्टेट है, ठीक है ना, इसका मतलब प्रांत है। तो केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका, और जो दूसरा है आपका राज्य की विधायिका तथा विधान परिषद तथा कार्यपालिका, ये दोनों ही क्या होंगे? राज्य होंगे, यानी यही हमें अधिकार प्रदान करेंगे, ठीक। तीसरा पॉइंट है आपका, वो तीसरा पॉइंट क्या होगा? कौन होगा स्टेट, यानी कौन हमें अधिकार देगा? नागरिकों को कौन अधिकार प्रदान करेगा, या नागरिकों को अधिकार प्रदान करने से वंचित कौन नहीं रख सकता है, या किसके हाथ में पावर होगी, कौन पावर मैप किसके हाथ में होगा? तो आंसर है कि जो जो बातें यहाँ बताई जा रही हैं, पहली बातें केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका, दूसरी बातें सभी प्रांतों की लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, और तीसरा क्या है? लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज का मतलब क्या होता है? तो लोकल बॉडीज का मतलब ये होता है जितना भी स्थानीय शासन है, ठीक है ना, स्थानीय प्रशासन है, वो सभी भी क्या कहलाएंगे? वो सभी भी राज्य कहलाएंगे, या वो सभी क्या? स्टेट कहलाएंगे। लोकल बॉडीज का मतलब क्या होता है? पंचायती राज के अंदर आने वाला जो भी इंसान है, या फिर आपके शहर में होने वाला जो भी एमपी एमएलए है, उस सभी क्या होंगे? लोकल बॉडीज के अंदर आते हैं। नगर पालिका भी लोकल बॉडीज के अंदर आता है, उसमें वो भी क्या होगा? तो वो भी राज्य का ही एक हिस्सा होगा। तो राज्य के हिस्से में हमने पहली बात क्या समझा? केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका, दूसरा राज्य का लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है स्थानीय प्रशासन यानी लोकल बॉडीज। द फोर्थ पॉइंट इज, इसमें जो चौथा पॉइंट दिया गया है वो चौथा पॉइंट है अन्य, यानी क्या है? अदर्स, ठीक है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा देते हुए संविधान में चार बातें बताई गई हैं। जो पहली बातें बताई गई हैं कि केंद्र की विधायिका और कार्यपालिका, दूसरा है किसी भी प्रांत का लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज लोकल बॉडीज यानी स्थानीय प्रशासन, और चौथा क्या है? अन्य। हु इज अदर्स? अन्य कौन है? इसकी डेफिनेशन देते हुए कई केसेस आए, और कई केसेस में उन्होंने डेफिनेशन दिया, मतलब जुडिशरी ने इस बात को बताया कि अन्य में कौन कौन आएगा। जैसे एक आपका कौन हो गया? एलआईसी हो गया, वो राज्य का हिस्सा है या वो राज्य में आएगा। तो बहुत सारे केसेस आए कि अन्य में कौन होगा? कौन होगा स्टेट जिसको हम अन्य समझेंगे? तो कई सारे केस थे, जिसमें पहला केस जो, या फिर एक इंपॉर्टेंट केस, अजय हासिया वर्सेस मुजीब केस था। अजय हासिया वर्सेस मुजीब केस। और इसमें क्या बताया जुडिशरी ने? अपना निर्णय क्या दिया? तो जुडिशरी ने, यानी ने अपना निर्णय ये दिया कि ऐसे ही ऑर्डिनरी मैनर में कोई भी राज्य नहीं हो सकता है। राज्य होने के लिए वो जो भी बॉडी होगा, जो भी निकाय होगा, या जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसको राज्य के जैसा कार्य करना होगा। इसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन और अच्छा करते हुए जो अगला केस था, प्रदीप विश्वास केस, जो प्रदीप विश्वास केस था, प्रदीप विश्वास केस में प्रदीप विश्वास केस में एक अच्छा इंटरप्रिटेशन दिया जुडिशरी ने, यानी न्यायपालिका ने। और न्यायपालिका ने इसमें अपना एक अच्छा रोल बताते हुए क्या बताया कि कौन होगा अन्य, यानी अन्य में राज्य कौन कौन आएगा? तो जिसके पास तीन गुण होंगे वो राज्य होगा। पहला गुण क्या होना चाहिए? कि वो फंक्शनली, यानी कार्य, वो पूरा का पूरा जो कार्य करता हो वो किसके लिए करता हो? सरकार के लिए कार्य करता हो। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो उस पर अधिकार होता हो, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में, यानी उसमें कार्यपालिका का पूरा पूरा हस्तक्षेप होना चाहिए, यानी उसके एक एक मेंबर, उसके एक एक नीतियों पर भारत की केंद्र की कार्यपालिका का पूरा हस्तक्षेप होना चाहिए, यानी कार्यपालिका का हस्तक्षेप उसमें होना चाहिए, पूरा हस्तक्षेप होना चाहिए। जो तीसरा उन्होंने बताया कि फाइनेंशियली, मतलब उसमें फाइनेंशियल, ठीक है ना, उसमें लगने वाला जो एक एक रुपया है, वो एक एक रुपया किसका होना चाहिए? तो सरकार का होना चाहिए। कौन होगा अदर्स में, यानी अन्य में राज्य हम किसको कहेंगे? जिसके पास तीन प्रॉपर्टी पाई जाएगी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कि सरकार की तरह ही वो काम करता हो, सरकार के लिए ही वो काम करता हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है?
कि सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कार्यपालिका हस्तक्षेप कर सकती है उसके किसी भी काम में। और तीसरा उन्होंने क्या बताया कि फाइनेंशियली मतलब उसमें लगने वाला एक एक जो रुपया है वो एक एक रुपया किसका लगा होना चाहिए, सरकार का लगा होना चाहिए, या मेजोरिटी में फाइनेंशियल गवर्नमेंट का होना चाहिए। और एक फोर्थ पॉइंट ये बताया कि उसको मोनोपोली दिया जाना चाहिए। मोनोपोली का मतलब क्या होता है, मोनोपोली का मतलब एकाधिकार। मतलब क्या है कि जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि एक कोई टीचर है और वो फिजिक्स का टीचर है, वो भौतिक विज्ञान पढ़ाता है, तो उसके पास भौतिक विज्ञान को पढ़ाने की मोनोपोली है, तो भौतिक विज्ञान को अपने तरीके से पढ़ाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे एलआईसी है, तो सरकार ने इसको बोल के रखा है कि तुमको मोनोपोली है, तुम अपना काम कर सकते हो, जो भी तुम चाहो वो कर सकते हो, लेकिन हम कभी भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में तुमको काम करने की मोनोपोली है, कोई और तुम्हारी तरह काम नहीं करेगा, तुम ही एकमात्र होगे। तो कहने का मतलब है कि ऐसा वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक इंस्टीट्यूशन अदर्स में आएगा जिसके अंदर कितनी प्रॉपर्टी होंगी, जिसके अंदर 4 प्रॉपर्टी है, 4 गुण होंगे। पहला कि फंक्शनली वो यानी उसका किया गया एक एक कार्य सरकार के लिए होना चाहिए। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव में सरकार का पूरा पूरा हस्तक्षेप होना चाहिए, मतलब उसमें होने वाली हर एक गतिविधि को सरकार जब भी चाहेगा निगरानी कर सकता है, सरकार जब भी चाहेगा उस पर अपना फैसला सुना सकता है, और सरकार जब भी चाहेगा उसमें अपना हस्तक्षेप दे सकता है। और तीसरी बात यह है कि उसमें लगने वाला एक एक पैसा यानी उसमें फाइनेंशियली गवर्नमेंट का पूरा पूरा अधिकार होगा, उसका सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट का ही माना जाएगा, या फिर उसमें यूज होने वाला एक एक रुपया गवर्नमेंट ही देगा, और उसको अपने काम को करने के लिए मोनोपोली दी जाएगी, यानी उस काम को वो अपने इच्छा अनुसार, अपनी ट्रेंडिंग अनुसार, अपनी बातों अनुसार या अपने व्यवस्था के अनुसार वो काम कर सकता है। ये क्या है, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में किसके बारे में बताया गया था, राज्य की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब तुम लोग कहेगा इसको मैं बोल करके लिखाऊं, अगर मैं इसको बोल करके लिखाऊंगा तो अगले साल खत्म होगा सिलेबस, खत्म ही नहीं होगा सिलेबस। तुम देख लो कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बोल करके लिखवाएंगे तो ऑनलाइन में कहाँ हो पाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे 4 पॉइंट तुम लोग लिख लो, अपनी भाषा में इसको डिक्टेट कर लो, हो गया। ठीक, अब इसको बोल के नहीं लिखवाया जा सकता है ना, या तो हम कुछ छोड़ दें, अगर आप कहिए तो हम छोड़ दें, कुछ छोड़ देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या छोड़ दिए। लेकिन अगर एक एक चीज पढ़ाना और समझना है कि आपको जीरो से लेकर के यूपीएससी प्रीलिम्स तक अगर लेकर के जाना है, तो उसके लिए इस बात का ध्यान देना होगा कि एक एक चीज लिखवाया नहीं जा सकता है। ऐसे पॉइंट में लिख लो कि पहला क्या है, केंद्र की विधायिका कार्यपालिका, दूसरा क्या है, राज्य का लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तीसरा लोकल बॉडी यानी स्थानीय प्रशासन, चौथा क्या है, अन्य अदर्स। और अदर्स में कौन कौन आएगा, तो अदर्स में प्रदीप विश्वास केस में बताया कि कौन कौन आएगा, जिस पर फाइनेंशियली, फंक्शनली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और मोनोपोली होना चाहिए। ये जो जो काम करेंगे वो सब किस में आएंगे, अदर्स में आएंगे। और दूसरी बात, अगर तुम अभी नहीं लिख पाते हो तो ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग तुमको यूट्यूब पे मिल जाएगी, और अगर तुमको यूट्यूब पे मिल जाएगी तो बाद में तुम उसको देख सकते हो। आई होप सो कि ये समझ में आया होगा। क्या ये समझ में आया आर्टिकल 12? एक बार बताइए आर्टिकल 12 समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आ गया हो तो अगले आर्टिकल पर चलें, आर्टिकल 13 पर। सर कैसे लिखना है, तुम लोग भारत को बदलने जा रहा है तो नोट्स नहीं लिख सक पा रहा है कि हाथ पकड़ के नोट्स लिखवाया जाए। हाँ, कुछ लोग बताओ, नोट्स नहीं लिख पा रहा है। ठीक है, जो भी नहीं लिख पा रहे हैं मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, और उसका कुछ किया भी नहीं जा सकता। अब इसको हम बोल करके नहीं लिख पा पाएंगे, ठीक, वैसा हम कर नहीं पाएंगे। अब इससे भी नीचे नहीं जा सकते हैं, इतना ही है यार। अब इससे इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, अगर एक एक चीज नहीं छोड़ना है, सब कुछ समझाना है प्रीलिम्स का, तो जेन्युइन बात है कि अब लिखवाया नहीं जा सकता है सब कुछ। ये सामने लिखा हुआ है, उसको आप लिखिए। सब कुछ तो बोला जा रहा है, सब कुछ तो लिखवाया जा रहा है, अब इससे आगे क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए अगला आर्टिकल जो है, जो अगला अनुच्छेद है, वो अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 13 यानी अनुच्छेद 13। ठीक, अनुच्छेद 12 में किसके बारे में हमने समझा, राज्य के बारे में, यानी कौन राज्य है और वो क्या काम करेगा। अब अनुच्छेद 13 को बिल्कुल ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, क्या लिखा है तुम लोग। अनुच्छेद 13 में क्या समझना है, अनुच्छेद 12 में हमने समझा कि राज्य कौन कौन है, यानी कौन हमको अधिकार देगा। अब एक बात तो ये समझ में आ गया कि अधिकार कौन देगा। अनुच्छेद जो 13 है, असल में उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। उसको हम, अब जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे तुम लिखो शॉर्ट फॉर्म में, नोट्स ऐसा ही होना चाहिए। हिंदी थोड़ी ना लिख रहे हो कि पूरा एक तो कॉपी भर जाए। नोट्स का मतलब ये है कि जो ज्यादा से ज्यादा 50-100 पेज में पूरी पॉलिटी आ जाए, बस इसको तुम देख करके समझ जाओ। पूरा हिंदी थोड़ी ना तुम लोग लिख रहा है, और एक एक शब्द लिखोगे तो किताब
मार्केट में बहुत सारा किताब है, कहीं से उठा ले आओ, किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, समझने पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक, तो आर्टिकल 13 का मतलब क्या है? जुडिशियल रिव्यू। जिनको बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, कोई एक कंटेंट में कोई एक किताब रख लीजिए आप, ठीक है ना, उसमें सब कुछ लिखा रहता है। तो जुडिशियल रिव्यू दिया हुआ है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक, अब न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है? पुनरावलोकन का मतलब क्या है? असल में आर्टिकल 13 का मतलब ही यही, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खास करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना, या फिर पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। अब इसका मैंने ये बिल्कुल मतलब नहीं कहा कि ये पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत का कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बहुत ध्यान से सुनना है सबसे पहले कि सबसे पहले ये जो वर्ड है, क्या लिखा है इसमें? सर हिंदी में पढ़ाइए, इंग्लिश में क्या बताएं तुम लोग को, पता नहीं। इसमें मैं हिंदी नहीं लिखा हूँ, देख रहे हो, मतलब इसमें हिंदी में नहीं लिखा हूँ, दिख नहीं रहा है ये न्यायिक पुनरावलोकन लिखा हुआ है। बहुत एकदम हिंदी बाज नहीं बनना है भाई, हिंदी छोड़िए। तो आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ जुडिशियल रिव्यू। तुम लोग लिखने पर ही ध्यान, हमेशा टाइपिंग पर ही ध्यान लगाते रहोगे तो समझ में कैसे आएगा? तुम लोग हमेशा लगातार टाइप करते रहते हो, एक भी मिनट नहीं। मुझे सिखाते रहते हो हिंदी में पढ़ाइए, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ ये। मुझे मतलब पढ़ाना ही तुम लोग सिखाने लग जाते हो कि ऐसे पढ़ाइए वैसे। देखिए डिसिप्लिन ही चाहिए, अगर नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। लेकिन इन डिसिप्लिन में मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है इन डिसिप्लिन। तो सीधी सी बात है कि डिसिप्लिन में अगर पढ़ना है, कुछ सीखना है तो आप पढ़ सकिए, नहीं पढ़ना सीखना है मत पढ़िए, ठीक है ना, ब्लॉक हो जाएंगे आप। अभी अकल ठिकाना लग जाएगा, हिंदी इंग्लिश कर देंगे। अब यहाँ हिंदी नहीं लिख रहे हैं हम न्यायिक पुनरावलोकन, लेकिन उसमें तुम लोग मैसेज कर दोगे, उसको लिखोगे नहीं कि ध्यान से लिखो समझो उसको, और सब कुछ देखो, समझने की कोशिश करो क्या बताया जा रहा है ना। उसमें तुम बताते रहोगे कि ये करना है वो करना है, जैसे टीचर ही पहली बार तुमसे पढ़ने आया है। तो देखो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, क्या बताएं, बोलना चाहते नहीं हम। तो अनुच्छेद 13 यानी आर्टिकल 13 में न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताया गया है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है। ठीक, कमेंट हटा दीजिए भैया, टेक्निकल टीम कमेंट हटा दिए मेरे सामने से, कमेंट हटा दिए यहाँ से, ठीक है ना। तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है, अब एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है ना, कोई मैसेज नहीं करेगा। अभी ध्यान से सुनना है कि क्या मतलब है न्यायिक पुनरावलोकन का। मतलब ऐसे तुम सुनो कि जैसे कि मान लो कि कोई एक लॉ बनाना है, कोई एक नियम बनाना है, तो नियम कैसे बनता है? ध्यान से सुनना थोड़ा सा। पार्लियामेंट में हालांकि हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन तुम लोग ध्यान से सुनो। नियम कैसे बनता है? तो नियम ऐसे बनता है कि सबसे पहले पार्लियामेंट क्या करता है, यानी जो आपका पार्लियामेंट है, जो अब संसद है भारत का, वो क्या करता है कि वो बिल लेकर के आता है। अब वो पास हो जाएगा, जैसे मान लो कोई फाइनेंस बिल लेकर के आया या कोई भी बिल लेकर के आया। अब उसको दोनों सदनों में या एक सदनों में उसका जैसा भी जो भी नियम रहता है, मतलब हर एक का अपना अलग नियम होता है, वो हम समझेंगे पार्लियामेंट में। लेकिन वो क्या होगा कि जब वो पास हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा। अब उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कराना पड़ेगा, मतलब हम ये देखेंगे कि लॉ को कैसे हम करवाएंगे, मतलब फॉलो कैसे करवाएंगे, उसको अनुसरण कैसे करवाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जुडिशियल, सबसे पहले पार्लियामेंट ने इसको पास करवाया। जब वो पार्लियामेंट से पास हो जाता है, कोई भी चीज अगर पार्लियामेंट से पास हो गया, अभी वो विधि का हो गया। ठीक, अब अब ये होगा कि मान लो कि कोई भी नियम बन गया। अब ये नियम बन गया तो क्या ये नियम सबके लिए अनिवार्य हो गया? बिल्कुल अनिवार्य हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट ने अगर कोई भी चीज पास कर दिया तो पास करने के बाद वो अनिवार्य हो ही जाता है, ये अनिवार्य हो गया। अभी ये अनिवार्य हो गया, तो अगर इसने गलत नियम बना दिया तो गलत नियम बना दिया, तो इसीलिए भारत के सिस्टम में एक सिस्टम है, या भारत के संविधान ने एक उसमें सिस्टम बनाया, या भारत में एक सिस्टम है, वो क्या है जिसको हम कहते हैं जुडिशरी, इसको हम क्या कहते हैं? न्यायपालिका। या न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करेगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है इस बात को। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है यानी संसद सुप्रीम है, जैसे कि आपका कौन? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में आपको पता है, अब पार्लियामेंट का मतलब संसद होता है, ठीक है। अब ब्रिटेन का मतलब ब्रिटेन ही होता है, उसको हिंदी में कुछ नहीं कहते हैं। ठीक, अब ब्रिटेन जैसे है, तो ब्रिटेन में संसद ने कोई भी नियम बना दिया तो जुडिशरी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना है, सबसे पहले नियम बनाया किसने? पार्लियामेंट ने, संसद ने बनाया। अब वो संसद के द्वारा बनाया गया जो भी नियम है वो अनिवार्य हो गया। किसके लिए अनिवार्य हो गया? सभी जनता के लिए अनिवार्य हो गया। और अगर वो सभी जनता के लिए अनिवार्य हो गया, तो क्या वो अनिवार्य हमेशा बना रहेगा, या फिर जुडिशरी उस पर अपना इंटरप्रिटेशन कर सकता है? तो आंसर ये है कि अगर हम ब्रिटेन की बात करें, यानी अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो वहां पे पार्लियामेंट्री सुप्रीम है। मतलब कहने का, तब कहने का है कि वहां अगर एक बार संसद ने कोई नियम बना दिया है तो वह नियम चलेगा। जैसे एक बाहुबली में बोलता नहीं है शिवगामी देवी कि मेरा वचन ही है शासन,
तो वैसे यहाँ पार्लियामेंट भी बोलेगा कि जो मैंने नियम बना दिया वही नियम चलेगा, उसको आप बदल नहीं सकते हैं, उसको आप हटा नहीं सकते हैं, वही रहेगा, उस पर जुडिशरी कुछ नहीं कर सकता है। इसको हम ये कहेंगे कि उसमें न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, मतलब जुडिशियली रिव्यू नहीं दे सकता है, जुडिशरी अपना कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता है। कहाँ नहीं कर सकता है? ब्रिटेन में। हालांकि हालांकि वो लोग बोलने लगा है कि नहीं नहीं हम भी करवाते हैं, लेकिन असल में रियलिटी यही है, ग्राउंड रिपोर्ट यही है कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, वहां पे जुडिशरी अपना रिव्यू दे ही नहीं सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। ठीक, ये बात समझ में आया। बट इन यूएसए, अब इसको हम कहते हैं, लेकिन यूएसए में क्या है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में क्या है? तो वहां का अगर मान लो, जो भी होगा वहां का, अगर मान लो कि वहां पर पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बना दिया, यानी वहां पर कोई भी लॉ बन गया, जो भी होगा वहां पर कोई भी एक लॉ बन गया, अब ये लॉ का क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? जी हाँ, इस लॉ का जुडिशियल रिव्यू होगा। मतलब ये लॉ उसने सही बनाया है या सही नहीं बनाया है, इसको वो तय नहीं करेगा, इसको कौन तय करेगा? जुडिशरी तय करेगा। यानी न्यायालय इस बात की समीक्षा करेगा कि हाँ जो तुमने बनाया है वो सही बनाया है कि नहीं। तो आंसर है कि वो न्यायालय के द्वारा तय होगा। तो अगर मैं बात करूं यूएसए में कौन पावरफुल है, तो आप कहेंगे सर यूएसए में न्यायपालिका पावरफुल है, यानी जुडिशरी पावरफुल है। एकदम ध्यान से सुनना, मैसेज मत करो नहीं तो नहीं समझ में आएगा, मैं सही बता रहा हूँ। किसी किताब में देख लोगे, रट लोगे, लेकिन समझ नहीं पाओगे, गारंटीड है। आर्टिकल तेरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैसेज मत करो। तो हमने ये देखा कि यूएसए में जो पावरफुल है, यानी यूएसए में पावर किसके पास है? तो पावर सर न्यायपालिका के पास है। लेकिन ब्रिटेन में पावर किसके पास है? तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट के पास पावर है, जुडिशरी के पास पावर नहीं है। व्हाट द सिचुएशन सिचुएशन है। इंडिया में क्या स्थिति है? तो इंडिया में दोनों के पास पावर है, यानी अनलिमिटेड पावर नहीं है। लेकिन ऐसे तुम समझ लो कि एक केस था, अभी वो मैं केस की जिक्र करूंगा, जिसका नाम था केशवानंद भारती केस। हिंदी लिख देता हूं मैं, नहीं कुछ लोग को समझ ही नहीं आएगा। यहाँ पे एक केस था जिसका मतलब था केशवानंद भारती केस, और ये जो केशवानंद भारती केस था, इस केशवानंद भारती केस ने इसके पूरे सिद्धांत को ही बदल करके रख दिया। कैसे बदल करके रख दिया? ऐसे बदल करके रख दिया कि केशवानंद भारती केस के पहले, यानी ये बात को समझो कि केशवानंद भारती केस के पहले पार्लियामेंट जो कुछ भी बना देता था, इवन दो कि आपका उसके पहले एक शंकरी प्रसाद का केस आया, सज्जन सिंह के पास आया, गोलकनाथ का केस आया, तो इवन दो कि गोलकनाथ के केस के पहले जब तक नेहरू रहते थे, तो नेहरू का सीधा सीधा ही यही मानना था कि भारत में पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, संसद जो नियम बना देगा वही चलेगा, जुडिशरी उसमें अपना इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता है। यानी उसमें उनका जो झुकाव दिखता है वो पार्लियामेंट की तरफ दिखता है, वो संसद की तरफ दिखता है। लेकिन नेहरू के जाने के पश्चात, मतलब पंडित नेहरू के जाने के पश्चात क्या हुआ कि जुडिशरी ने अपना रोल दिखाना शुरू किया। और इवन दो कि उन्होंने केशवानंद भारती केस के पहले भी अपना रोल दिखाया, और उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट कुछ भी नहीं कर सकता है, पार्लियामेंट मनमाने तरीके से कोई काम नहीं कर सकता है, हम बताएंगे कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। यानी यहाँ पर क्या यूएसए की तरह न्यायालय यहाँ पे अनलिमिटेड पावर रखता है, असीमित पावर रखता है? नहीं, असीमित पावर नहीं रखता है। ऐसे बहुत सारे शेड्यूल हैं जहां पर न्यायिक पुनरावलोकन हो ही नहीं सकता है। मतलब कहने का है कि पार्लियामेंट यानी विधायिका अगर कोई भी नियम बना देता है तो वहां पर उसको न्यायालय में हम नहीं जा सकते हैं, हर एक चीज के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इवन दो प्रस्तावना में कुछ भी लिखा हुआ है तो उसके लिए न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हम जा ही नहीं सकते हैं। हालांकि दूसरा न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अलावा दूसरे न्यायालय में हम जा सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, उसका इन्फोर्सेबल नहीं है वो, ठीक, प्रवर्तनीय नहीं, अप्रवर्तनीय नहीं है, मतलब कहने का मतलब इन्फोर्सेबल नहीं है। तो ये बात को हम समझते हैं। यानी केशवानंद भारती केस के आने के बाद भारत में क्या हुआ कि जुडिशरी के पास भी पावर है, ऐसा ही नहीं है कि पार्लियामेंट की ही पास पावर है, यहाँ का जुडिशरी जो न्यायपालिका है उसके पास भी पावर है। अब ऐसा इस केस में क्या हो गया वो भी हम समझेंगे किस केस में क्या हो गया, लेकिन ऐसे तुम समझो कि केस आया, उस केस ने पूरा स्ट्रक्चर ही बदल के रख दिया भारत का। और भारत में पहले मान्यता ये थी कि जैसे ब्रिटेन में वहां की संसद सब कुछ है, शिवगामी देवी की तरह उनका वचन ही है शासन, वैसे वहां भी पार्लियामेंट का वचन ही शासन होता है, वैसे यहाँ भी उसका वचन ही शासन है। लेकिन ऐसे केसेस कुछ आए जिस केसेस ने इस डॉक्ट्रिन को बदला, और उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर जुडिशरी का भी अपना एक रोल है, वो कन्फाइनमेंट, वो कन्फाइनमेंट नहीं है, वो उसका अपना एक रोल है, उसका अपनी एक सीमा है। लेकिन उस सीमा में भी बहुत सारे ऐसे सीमा इंक्लूडेड हैं जो संसद उसको लांघ नहीं सकता है।
मतलब कहने का है कि भारत की स्थिति कैसी है, ना तो वो ब्रिटेन जैसी है कि संसद पावरफुल है, ना तो वो यूएसए जैसा है कि जुडिशरी पावरफुल है। यहाँ पर ब्रिटेन के जैसे पार्लियामेंट भी पावरफुल नहीं है और जुडिशरी भी पावरफुल नहीं है। यहाँ जुडिशरी भी अनलिमिटेड नहीं है, यानी लिमिटेड है, उसके पास भी पावर है और पार्लियामेंट के पास भी पावर है। कैसे सर समझ में आ सकता है ये? कोई एक ही के पास तो पावर हो सकती है नहीं। यहाँ पर पार्लियामेंट ऐसे बहुत सारे लॉ नहीं बना सकता है, उस पर न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, लेकिन हर एक मामले में न्यायिक पुनरावलोकन भी नहीं हो सकता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर न्यायालय भी बहुत पावरफुल नहीं दिखता है और पार्लियामेंट भी बहुत पावरफुल नहीं दिखता है। दोनों का अपना एक रोल है, ठीक। यानी ब्रिटेन में क्या है कि संसद जो कह देगा वही हो जाएगा। यूएसए में क्या होगा कि जो वहां पर जुडिशरी कहेगा वही सब कुछ होगा। लेकिन भारत में क्या होगा कि जुडिशरी कुछ मामलों में अपना न्यायिक पुनरावलोकन दे सकता है और कुछ मामलों में वो अपना न्यायिक पुनरावलोकन नहीं दे सकता है। वहां पे पार्लियामेंट की चलेगी। मतलब दोनों की अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी शक्तियां हैं, सीमाएं हैं, ठीक। अब वो शक्तियां और सीमाएं क्या क्या हैं, वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे पॉलिटी आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हम समझते चले जाएंगे कि कहाँ कहाँ जुडिशरी की सीमाएं हैं और कहाँ कहाँ पार्लियामेंट की सीमाएं हैं, ठीक। अब ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हो तो अब हम आर्टिकल 13 पर चलते हैं कि आर्टिकल 13 क्या है। तो आर्टिकल 13 अगर आपसे कोई पूछता है कि आर्टिकल 13 क्या है, तो आर्टिकल 13 है न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू। क्या जुडिशियल रिव्यू उसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसके बातों से ऐसा हमको पता चलता है। अब इसमें कितने आर्टिकल हैं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 13 क्लॉज 1। दूसरा जो है वो है आर्टिकल 13 क्लॉज 2, ठीक। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है कि भारत की जो कार्यपालिका है या पार्लियामेंट है, ऐसे कोई भी नियम नहीं बना सकती है। ध्यान सुनना, यानी यहाँ पर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में लिखा गया है। ये जो है वो किसके बारे में है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि संविधान के पहले, ठीक, संविधान के पहले। और ये जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है, ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए है, ठीक। अब पूरा लिखने की क्या जरूरत है, बस इतना ही लिख लो किसके बारे में है। अब क्या है वो मैं तुमको समझा देता हूँ। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। क्या बोलता है आर्टिकल 13, ध्यान से समझिए, समझाते हैं हम। ये बोलता है कि यदि संविधान बनने के पहले कोई भी नियम या कोई भी विधि बना हुआ था जो आज संविधान के मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो वो उस सीमा तक उसे रद्द कर दिया जाएगा या उस सीमा तक उसे अमान्य कर दिया जाएगा। फिर से सुनो, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में क्या बोलता है कि संविधान बनने के पहले यहाँ पर कोई भी नियम चला आ रहा था, लेकिन संविधान बन जाने के बाद, ये है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान के पहले, यानी संविधान के पहले बनाया गया कोई भी नियम उस हद तक रद्द कर दिया जाएगा या उस हद तक उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा जिस हद तक वो यहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन करता है। मतलब कहने का है कि मौलिक अधिकारों का यदि कोई नियम हनन कर रहा है तो उस हद तक उसको क्या कर दिया जाएगा, असीमित कर दिया जाएगा, या उस हद तक उसको हम मान्य ही नहीं करेंगे। मतलब क्या इसका ऐसे है कि कोई एक मान लो नियम बनाया गया था, वो नियम कब बनाया गया था? संविधान बनने के पहले। अगर वो नियम बनाया गया था तो क्या वो नियम आज तक चला आएगा? तो अगर वो संविधान की अवहेलना नहीं करता है, मतलब उसको वो वायलेट नहीं करता है, अगर वो मान लो आज भी मौलिक अधिकार के साथ हार्मोनी मेंटेन करके उसके साथ एक साम्यवस्था मतलब सामंजस्य बना करके काम करता है, तो वो चलेगा। लेकिन अगर उसने उसके सामंजस्य को बिगाड़ दिया, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर उसने अवहेलना कर दिया या वो इसके परे कुछ ऐसी बात करता है जो वायलेशन करता है, जो हस्तक्षेप करता है मौलिक अधिकार का, तो वो उस हद तक, जिस हद तक हस्तक्षेप करता है उस हद तक उसे वायलेट कर दिया जाएगा, उस हद तक उसे अमान्य कर दिया जाएगा। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जैसे तुम ऐसे समझ लो कि यहाँ पर एक ये लॉ बनाया गया। अब ये जो लॉ बनाया गया, ये मान लो इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ गिनती है। अब ये है कोई फंडामेंटल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट का मतलब है ये है मौलिक अधिकार। अगर ये मौलिक अधिकार की अवहेलना नहीं करता है, ये मौलिक मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार की अवहेलना का ग्राफ ये है और पहले जो लॉ बना था उसका ग्राफ ये है। अगर ये मौलिक अधिकार की अवहेलना नहीं करता है तो ये सारा का सारा नियम मान्य है। लेकिन अगर ये कुछ हद तक मौलिक अधिकार की अवहेलना करता है, ये पहले का ही नियम है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बना है, तो जिस हद तक ये इस जितने भी हद तक वो करता है, वो क्या घोषित कर दिया जाएगा?
अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी जिस हद तक वो अवहेलना कर रहा है उसको हम मानेंगे ही नहीं। तो फिर से एक बार कि आर्टिकल 13 क्या कहता है, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में कहता है, जिसमें आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में क्या बताया गया है कि संविधान के पहले बना हुआ कोई भी नियम उस हद तक या विधि उस हद तक निरस्त कर दिया जाएगा या अमान्य उसको सिद्ध कर दिया जाएगा जहां तक वो मौलिक अधिकार की अवहेलना कर रहा होता है, जहां पर वो मौलिक अधिकार की क्या करेगा, अवहेलना करेगा। अब उसके बाद कौन सा आ गया, आर्टिकल 13 क्लॉज 2। मतलब एक वो बात थी जब वो संविधान के पहले की बात कर रहा था। संविधान के पहले की बात का मतलब क्या है कि संविधान बनने के पहले का नियम अगर अवहेलना करेगा तो वो अमान्य कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में क्या बताया गया, मतलब अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में क्या बताया गया, तो वो ये बताया गया कि संविधान बनने के बाद यानी इस समय का पार्लियामेंट ऐसा कोई नियम नहीं बना सकता है, ध्यान से सुनना, इस समय का संसद ऐसा कोई भी नियम या विधि नहीं बना सकता है जो मौलिक अधिकार का हनन करता हो। अगर वो मौलिक अधिकार का हनन करता पाया जाएगा तो जिस हद तक वो मौलिक अधिकार का हनन करता हुआ पाया जाएगा उस हद तक उसको निरस्त कर दिया जाएगा। इन दोनों में क्या अंतर है सर, ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के नियम की, ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद के नियम की। ये वो नियम है जो रद्द होंगे जो संविधान के पहले चले आ रहे थे, ये वो नियम रद्द होंगे जो संविधान के बाद बनाए जाएंगे। तो एक बात याद रखना कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नियम, ऐसा कोई भी कानून, ऐसी कोई भी विधि या फिर ऐसा कोई भी ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जो यहाँ पे मौलिक अधिकार का हनन करता हुआ पाया जाएगा, यानी मौलिक अधिकार को सीमित करता हुआ पाया जाएगा, उस हद तक हम क्या कर देंगे उसको, उस हद तक उसको हम निरस्त कर देंगे, उसको हम अमान्य कर देंगे। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकार को सीमित करता हो, मौलिक अधिकार को कम करता हो या मौलिक अधिकार का हनन करता हो। यानी अनुच्छेद 12 क्लॉज 2 में क्या बताता है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो दिए गए मौलिक अधिकारों को कम करता हो, दिए गए मौलिक अधिकारों को सीमित करता हो या दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि संविधान के पहले बना हुआ कोई भी नियम जिस हद तक आप हनन कर रहा है, जिस हद तक सीमित कर रहा है या कम कर रहा है मौलिक अधिकार को, उस हद तक उसको हम निरस्त कर देंगे। ये हो गया अनुच्छेद 13 क्लॉज 1, ये हो गया अनुच्छेद 13 क्लॉज 2। पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया है। वीडियो रुक गई है, वाह, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया है या सही से समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, यस सर, समझ आ गया, जी सर, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब है कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 ये बोलता है, अनुच्छेद 13 क्लॉज, नो प्रॉब्लम, ठीक है, धन्यवाद। अभी अभी अब मैसेज मत करिए, लिखना बंद, अब तुम लोग मत लिखो, अब हम देख ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हो। तो अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 ये हो गया, अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 ये हो गया, ठीक। अब जो मेन मुद्दा उठता है वो मेन मुद्दा क्या है, अब उत्तर प्रदेश पुलिस में इसके आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक, वो केस पूछ सकता है बस, ध्यान से सुनो पहले, ठीक। लेकिन उसके लिए बहुत ऐसा कुछ सोचना नहीं, पॉलिटी पॉलिटी ही है, वो किसी एग्जाम में आएगा, बदल थोड़ी ना जाएगा। इतिहास में बदल जाएगा क्या कि इल्तुतमिश कब आया था, अब वो जब आया था तो अभी तो आया था, या कुबाचा कौन था या यल्दौज कौन था, बदलेगा थोड़ी ना, जो है वही तो रहेगा। देखो अब यहाँ पे, अब अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 में एक बहुत ही ट्विस्टिंग बात है जिसकी वजह से पूरा बवाल ही मच गया, और जिसकी वजह से अनुच्छेद 13 बहुत ही ट्रेंडिंग में रहता है। वो कौन सा, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से बवाल मच गया और जिसके कारण ये ट्रेंडिंग में आ गया, वो बात एकदम ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कोई भी नियम या कोई भी विधि उस हद तक निरस्त कर दिया जाएगा जो अनुच्छेद, जो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का हनन करता है, कम करता है या सीमित करता है, ठीक। अब अनुच्छेद क्लॉज 3 में ऐसा क्या बताया गया जिसकी वजह से पूरे भारत के अंदर अनुच्छेद 13 क्लॉज, जो जो अनुच्छेद 13 है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आ गया। वो ये बताया उसने कि कौन कौन सा नियम हम मानेंगे, तो इसने बताया कि विधि का मतलब क्या क्या होता है, मतलब क्या क्या हम नहीं बना सकते हैं, कौन कौन सा कर दिया जाएगा। तो विधि का इसने पहला मतलब बताया अध्यादेश, ठीक है ना, अध्यादेश, ये सब जो आपका अपने स्कॉलर किताब है वो सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, ठीक। तो बहुत घबराना नहीं, पहले समझो बस ध्यान से,
लिखने के लिए छोड़ दो, वो लिख लेना, कभी बहुत सारा किताब मार्केट में पड़ा पड़ा हुआ है, ले आओ लक्ष्मीकांत, पूरा पढ़ डालो, एक एक शब्द उसका बताया जा रहा है आपको। मतलब इवन दो कि लक्ष्मीकांत, बासु, सुभाष कश्यप भी आप पढ़ेंगे समझ में आएगा इसके बाद। बहुत लिखने के चक्कर में मत रहो, जितना पॉइंट बताया जा रहा है बस उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते रहो, बस समझने पर ज्यादा ध्यान दो। तो कोई विधि है, विधि का मतलब क्या क्या होता है, कौन सी विधि अमान्य कर दी जाएगी उस हद तक, तो पहला है अध्यादेश, दूसरा है विधि, खुद विधि ही, ठीक ना, और उसके बाद क्या है, कोई भी नियम, ठीक, या फिर उसके बाद या कोई और क्या बताता है, कोई भी कस्टम्स, कोई भी, अब ये कस्टम्स हो गया या कोई भी नियम हो गया या कोई भी विधि हो गया या ऑर्डिनेंस हो गया, ये सारा का सारा निरस्त कर दिया जाएगा। अब इस बात को पकड़ने के लिए ध्यान से सुनना, एकदम नहीं समझ में आएगा नहीं बिल्कुल किसी कीमत पर। अनुच्छेद क्लॉज 13 क्लॉज ए में, अनुच्छेद क्लॉज अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में ऐसी क्या बात बताई गई थी कि कोई भी विधि, कोई भी नियम या कोई भी अध्यादेश बनाया ही नहीं जा सकता है जो मौलिक अधिकार का हनन करता हो। अब इस बात को समझने की कोशिश करो कि वो सारा लोग इस आड़ में बैठा हुआ था कि क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो क्या यहाँ पर अनुच्छेद क्लॉज 13, जो अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 के अंदर क्या यहाँ पे अमेंडमेंट यानी संशोधन जैसा शब्द दिखता है? नहीं दिखता है। यानी यहाँ पर संशोधन जैसा शब्द है ही नहीं, अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 में संशोधन जैसा शब्द है ही नहीं। तो हम क्या माने इसमें, संशोधन कर सकते हैं या संशोधन नहीं कर सकते हैं? अब पहले ध्यान से सुनो इस बात को, तभी समझ में आएगा। पहला क्या कि हम ऐसा कोई भी अध्यादेश या विधि या नियम या कस्टम्स नहीं बना सकते, हम उसमें बना ही नहीं सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, जो अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 और अनुच्छेद क्लॉज 13 2 की अवहेलना करता हो। मतलब कहने का ये है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के पहले या कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर मौलिक अधिकार का हनन करता पाया जाएगा, मौलिक अधिकार को सीमित करता हुआ पाया जाएगा या मौलिक अधिकार को कम करता हुआ पाया जाएगा, तो वो निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन निरस्त किया क्या जाएगा? अध्यादेश। अब अध्यादेश कौन जारी करता है, वो हम राष्ट्रपति में पढ़ेंगे, या फिर कोई भी विधि या कोई भी नियम या कोई भी कस्टम्स, ये सारे के सारे चीजें निरस्त कर दी जाएंगी, ये सारे के सारी चीजें अमान्य मानी जाएंगी या इसको माना ही नहीं जाएगा अगर ये खिलाफ जाता है। किसके खिलाफ जाता है? फंडामेंटल राइट के, यानी मौलिक अधिकार के, यानी अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में लिखी गई किसी बात के खिलाफ अगर कोई भी अध्यादेश जारी होता है या उसके द्वारा उसके विपरीत में कोई भी विधि जारी होता है या उसके विपरीत कोई भी नियम बनता है या उसके विपरीत कोई भी कस्टम्स बनता है, तो उसको निरस्त कर देंगे, उसको समाप्त कर देंगे, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये बात तो ठीक है अगर उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो इसमें एक वर्ड क्या है, वो वर्ड है जो ये ट्रेंडिंग रहा, उसका जो वर्ड है वो है अमेंडमेंट, ठीक है ना। अब अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक, अमेंडमेंट का मतलब होता है तुम्हारा, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, संशोधन। ठीक, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, यानी क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो कुछ लोग कहेगा संशोधन शब्द तो इसमें है ही नहीं, और अगर संशोधन शब्द इसमें है ही नहीं यानी हम संशोधन कर सकते हैं। कुछ लोग ये बोलता है कि संशोधन शब्द इसमें नहीं है लेकिन उसका मतलब इसमें छुपा हुआ है, एक्सप्लिसिट फॉर्म में इसमें है, और एक्सप्लिसिट फॉर्म में अगर यहाँ पर है तो वी कैन नॉट अमेंडेड एनी लॉ विच इज वायलेटेड द फंडामेंटल राइट। मतलब हम ऐसा कोई भी लॉ क्रिएट कर ही नहीं सकते जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो, यानी मौलिक अधिकार का जो हनन करता हो, कम करता हो, समाप्त करता हो, हम ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते हैं या ऐसा कोई संशोधन कर ही नहीं सकते हैं। यार अध्यादेश का मतलब अलग होता है, विधि का मतलब अलग होता है, नियम का मतलब अलग होता है, कस्टम और संशोधन सबका मतलब अलग है। अध्यादेश जारी करता है कोई भी एक ऐसा पर्सन या राष्ट्रपति करता है, हम पढ़ेंगे, जब यहाँ पे पार्लियामेंट काम नहीं करती है। विधि या नियम का मतलब ये होता है जब वहां पर पार्लियामेंट उसको पास करता है, संसद उसको पास करता है। ठीक, संशोधन का मतलब ये होता है कि संविधान में कुछ भी बदल देना, संविधान में कुछ भी मिटा देना या संविधान में कुछ भी जोड़ देना। तो क्या हम मौलिक अधिकार में कुछ भी मिटा सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं या कुछ भी अलग कर सकते हैं? तो अगर वो इसके अंतर्गत आता है, यानी विधि के अंतर्गत आता है, तो ये दोनों तो कह रहा है कि नहीं जोड़ सकते हैं, ना तो उसको हटा सकते हैं, ना तो उसको हम ला सकते हैं जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। यानी हम मौलिक अधिकारों को तो जो जितना हनन कर रहा है या समाप्त कर रहा है या सीमित कर रहा है, हम अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं तो या कर सकते हैं, इसमें संशोधन शब्द इंक्लूडेड है या संशोधन शब्द इंक्लूडेड नहीं है, ये मार्केट में डिस्प्यूट चलने लगा, यानी एक विवाद चलने लगा कि भैया क्या अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 का मतलब संशोधन होता है या संशोधन नहीं होता है? तो कुछ लोग ये मान रहा था कि हाँ उसका मतलब है होता है, कुछ लोग ये मान रहा था कि नहीं उसका मतलब है नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है
कुछ लोग ये मान रहा था कि हम फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, और कुछ लोग ये मान रहा था कि नहीं, हम मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं। और ये पहली बार केस गया, और जो पहली बार केस गया वो था सज्जन सिंह केस। अब सज्जन सिंह केस में जब ये गया, कब गया? 1951 में। अब 1951 में सज्जन सिंह केस ने क्या फैसला सुनाया कि क्या मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, क्या मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है? तो उन्होंने अपना निर्णय सुनाया, यस हो जाएगा। ठीक। अब ऐसे बहुत सारे केस थे, सज्जन सिंह केस था, ठीक है ना। अब ऐसे केस चला आया, जो एक इंपॉर्टेंट केस है जिसके बारे में हमको समझना है, ध्यान से सुनना इस बात को। ये ऐसा चला रहा था, सज्जन सिंह केस था, शंकरी प्रसाद केस था, नहीं यार ये 65 में था, ठीक है ना। शंकरी प्रसाद 51 में था, ये 1965 में था। ठीक। शंकरी प्रसाद केस 1951 में था। ऐसे सारा केस चला आया, और फिर एक केस आया, उस केस का नाम हम कहते हैं, वो जो केस था उसका नाम था गोलकनाथ केस। ठीक। अब ये गोलकनाथ केस कब था? तो आंसर है 1967 में था। ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या है ये सब केस, क्या शंकरी प्रसाद केस क्या है, सज्जन सिंह केस क्या है, गोलकनाथ केस क्या है, क्यों लोग लड़ रहा है, क्या इसका कारण है? बस कारण यही है कि क्या हम अपने फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, यस और नो। क्या संशोधन किया जा सकता है या संशोधन नहीं किया जा सकता है? कुछ लोग क्या बोल रहा है, हाँ कर देंगे, कुछ लोग क्या बोल रहा है, नहीं नहीं कर पाएंगे। तो पहला केस जो है, जो शंकरी प्रसाद का केस है, जो कब आया? 1951 में। ठीक। उसके बाद कब आया सज्जन सिंह का केस? 1965 में। गोलकनाथ का केस 1967 में आया, और गोलकनाथ का केस जब 1967 में आया तो इसने ये फैसला सुनाया, नहीं संशोधन नहीं कर सकते हैं। नहीं क्यों सुना रहा है, ये हाँ क्यों सुना रहा है? जुडिशरी अपना रिव्यू किस आधार पर दे रहा है भैया? क्या आधार बना रहा है ये देने का? यहाँ पर वो हाँ कह रहा है, मतलब हम संशोधन कर सकते हैं, वहां पर वो ये बात मान रहा है कि संशोधन इसमें इंक्लूडेड है। याद रखना इस बात को, यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे नहीं, ऐसे वो खाना नहीं खिलाता है, ऐसे खाना खिलाता है। तो इस बात को याद रखना कि तुमको ये बात क्लियर कट पता होना चाहिए कि ऐसा निर्णय सुना ही क्यों रहा है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या पूछ सकता है, या दूसरा एग्जाम में क्या पूछ सकता है, टेट में क्या पूछ सकता है, एसआई में क्या पूछ सकता है? कुछ नहीं पूछेगा। बस यही सुनने का, गोलकनाथ केस 1967 में जुडिशरी ने क्या निर्णय दिया था, क्या हम संशोधन कर सकते हैं कि नहीं? तो आंसर है नहीं कर सकते हैं। लेकिन यूपीएससी से कभी नहीं पूछेगा, वो यही पूछेगा कि ऐसा कौन सा आधार था, 4 पॉइंट दे देगा और बोल देगा ऐसा कौन सा आधार था जहां पर ये लोग निर्णय दे रहा है, हाँ या नहीं। वो क्या आधार है जहां पर ये निर्णय दे रहा है? आधार ये है कि कुछ लोग ये मान रहा है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंतर्गत संशोधन आता है, कुछ लोग ये मान रहा है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंदर संशोधन नहीं आता है। जो ये बोल रहा है कि हाँ हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, वो ये मानता है कि हाँ इसके अंदर आता है। जो ये बोलता है कि संशोधन नहीं कर सकते हैं, वो ये मान रहा है कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 के अंतर्गत जो है वो नहीं आता। ये बात को याद रखना। यानी जो ये मानता है कि अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 के अंदर संशोधन आता है, वो ये मानेगा कि हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। यानी जो अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 के अंदर ये मानेगा कि इसके अंतर्गत संशोधन नहीं आता है, तो कहेगा हाँ संशोधन कर ले जाओ, क्योंकि इसके अंदर संशोधन आता ही नहीं है। ठीक, ये बात समझ लेना। तो गोलकनाथ केस 1967 में क्या बताया, जुडिशरी ने अपना क्या निर्णय दिया कि ऐसा है कि तुम संशोधन नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि इसमें संशोधन इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि इसका मतलब संशोधन इसमें जुड़ा हुआ है। उन्होंने लिखा नहीं संविधान सभा के निर्माताओं ने, लेकिन इसमें जुड़ा हुआ है कि आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, कोई भी विधि नहीं बना सकते हैं, कोई भी अध्यादेश नहीं ला सकते हैं, या कोई भी ऐसा नियम नहीं बना सकते हैं जो आपका मौलिक अधिकार का हनन करता हो, कम करता हो या समाप्त करता हो। तो गोलकनाथ केस ने कहा नहीं कर सकते हैं, आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आप बताइए ऐसा वो कौन सा केस था जहां पे ये बताया गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता, तो उसका आंसर क्या होगा? नो, मतलब गोलकनाथ केस में। अब उस हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि दुर्गा का अवतार कही जाने वाली हमारी कौन प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम क्या था, इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन ही कर दिया। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, ठीक है तुम लोग निर्णय सुनाते रहो संशोधन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इन्होंने आर्टिकल 13 में ही एक क्लॉज जोड़ दिया जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 4। क्या जोड़ दिया इन्होंने? ये जोड़ दिया कि अगर कोई भी विषय 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा, ऐसे वो सारे विषय जो 9th शेड्यूल में डाल दिए जाएंगे, तो उसमें जुडिशरी अपना रिव्यू सुना ही नहीं सकता है। मतलब अभी तक जो जुडिशरी अपना रिव्यू सुना रहा था, यानी न्यायालय जो अपना रिव्यू सुना रहा था, वो किसके आधार पर सुना रहा था? ऐसे सारे के आधार पर सुना रहा था। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 जोड़ा। क्या जोड़ा? कि ऐसा कोई भी विषय जो हम 9th शेड्यूल में डाल देंगे, जो 9th शेड्यूल में होगा,
उसमें जुडिशरी अपना कोई भी रिव्यू नहीं दे सकता, यानी कोई भी अपना रिव्यू सुना ही नहीं सकता। वो आर्टिकल 13 के तहत उसको देखा ही नहीं जाएगा, वो आर्टिकल 368 या आर्टिकल 13 के तहत उसको हम देखेंगे ही नहीं, यानी न्यायालय उस पर कोई निर्णय नहीं सुनाएगा, न्यायालय उसमें कोई हस्तक्षेप करेगा ही नहीं, न्यायालय का अपना कोई रोल उसमें होगा ही नहीं। मतलब पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट उसमें चेंज कर सकता है, उसको जब भी लगेगा कि ये क्या नाम है संशोधन करना है, तो वो क्या कर देगा कि 9 शेड्यूल में 8 शेड्यूल में डाल देगा। अब जब वो उस शेड्यूल में डाल देगा तो क्या होगा कि न्यायालय अपना कोई निर्णय नहीं सुना पाएगा। तो ऐसा इसके बाद क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी बेंच बैठी, और उस बेंच का नाम था, एक तो केरल में ऐसा एक तो मठ है गोलक केशवानंद भारती का, अब तो वो खत्म हो गए, मतलब उनका देहांत हो गया शायद। तो उन्होंने एक अपील दायर किया। अब इन्होंने एक संशोधन किया था। कब संशोधन किया था? आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जोड़ा। इन्होंने क्या जोड़ा? कैसे वो सारे विषय जो शेड्यूल में डाल दिए जाएंगे उनके साथ हम कोई भी छेड़खानी न्यायालय कर ही नहीं सकता है। तो आर्टिकल 13 में कितने क्लॉज हैं? 4। पहला क्लॉज क्या है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, जो भी लॉ बनाया गया है जो संविधान के मौलिक मौलिक अधिकार या को हनन करता है, कम करता है, समाप्त करता है, उस हद तक अमान्य कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में क्या बताया गया कि संविधान बनने के बाद अगर कोई भी नियम, अध्यादेश, विधि या ऐसा कुछ भी पारित होता है जो मौलिक अधिकार का हनन करता है, कम करता है या समाप्त करता है, अमान्य कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13 क्लॉज 3 में क्या बताया गया कि विधि का क्या क्या मतलब होता है। विधि का मतलब अध्यादेश होता है, विधि का मतलब खुद विधि होता है, विधि का मतलब नियम होता है, विधि का मतलब कस्टम्स होता है। और अनुच्छेद 13 क्लॉज 4 में क्या बताया? इंदिरा गांधी ने कहा कि ऐसे कोई भी चीज जिसको हम इस शेड्यूल में डाल देंगे उसमें न्यायालय अपना कोई निर्णय नहीं सुना सकता है। लेकिन क्या हुआ कि एक डॉक्ट्रिन आया जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी मूल ढांचे का सिद्धांत। अब वो मूल ढांचे का सिद्धांत कैसे आया? तो एक केस था, उस केस का नाम था केशवानंद भारती केस। इसी केस के बाद, मतलब जो केस अभी हमने समझा 1967 में, उसी केस के बाद एक केस आया जिसको हम कहते हैं केशवानंद भारती केस। अब बहुत बड़ी बेंच इसमें बैठी जुडिशरी की, और जो बहुत बड़ी बेंच बैठी तो इन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि क्या हम मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं? तो इन्होंने अपना आंसर सुनाया, यस, संशोधन कर सकते हैं, हम मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। यानी उसने नियम को ही या उसने पहले वाले डिसीजन को ही पलट के रख दिया। जो गोलकनाथ में डिसीजन ये आया था कि नहीं कर सकते हैं, केशवानंद भारती ने इसको पलट दिया, और पलट करके क्या कहा कि मौलिक अधिकार में संशोधन हम कर सकते हैं, यानी संशोधन वर्ड जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, यानी संशोधन किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन एक और उन्होंने यहाँ पे बात बता दिया कि संशोधन तो तुम कर सकते हो, यानी पार्लियामेंट कोई भी यहाँ पर विधि बनाकर कोई भी संशोधन कर सकता है, मतलब मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है, उसकी मनाही नहीं है, वो संशोधन कर ले जाए। लेकिन तुम एक काम नहीं कर सकते हो, और वो क्या काम नहीं कर सकते हो कि तुम ऐसे वो सारे मूल शब्दों को नहीं हटा सकते हो जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब तुम जमीन को ही नहीं हिला सकते हो जिस पे संविधान बना हुआ है। जैसे तुम लोग समझ देखता होगा, एक एग्जांपल देता हूं, मुझे समझ में आ जाएगा। देखो, वैसे कहने का मतलब है कि एक इंसान है, अब उस इंसान को तैयार करना है, तो तुमने क्या किया, उसको कपड़ा पहना दिया, उसको फिर सब कुछ उसका कर दिया, लेकिन क्या हुआ है कि वो इंसान ही गायब, वो दिख ही नहीं रहा, उसका अपना पहचान ही खत्म हो गया है। तो तुम संशोधन तो कर सकते हो संविधान में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि पूरा संविधान ही बदल दो। संविधान के जो बेसिक बेसिक ढांचे हैं, जो बेसिक बेसिक शब्द हैं, उसको तुम नहीं बदल सकते हो। और वो बेसिक ढांचा या बेसिक शब्द कौन है, तो वो हमको नहीं पता, वो जुडिशरी बताती रहेगी। मतलब दुनिया में कोई भी इंसान ये नहीं बता सकता है कि मूल ढांचा क्या क्या है। कुछ बातें बताई जा सकती हैं न्यायालय को देखते हुए, लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जुडिशरी यानी न्यायालय जैसे जैसे समय पर निर्णय देता जाएगा, वैसे वैसे हम ये बात बताए जाएंगे, अच्छा ये शब्द मूल ढांचे में आता है, इसको संशोधन कौन नहीं कर सकता है? तो आंसर है किसको पार्लियामेंट संशोधन नहीं कर सकता है। यहाँ पर इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, बेसिक स्ट्रक्चर, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का एक सिद्धांत इन्होंने दिया। तो एक बात को याद रखना कि इस समय क्या हम मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं? कर सकते हैं। उसके बाद एक केस आया मिनर्वा मिल्स 1980 में, वहां पर भी उसने ये बताया कि क्या हम मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अभी तक के हिसाब से हमने क्या समझा कि क्या मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को तुम नहीं बदल सकते हो। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, उसका मूल ढांचा है, तुम उसी को नहीं बदल सकते हो, वो बरकरार रहेगा। अगर तुम उसको बदल देते हो तो वो जुडिशियल रिव्यू के तहत वायलेटेड माना जाएगा,
और उसको निरस्त कर दिया जाएगा या उसको समाप्त कर दिया जाएगा, उसको ये माना जाएगा कि मौलिक अधिकार का वो हनन कर रहा है, या मौलिक अधिकार को वो समाप्त कर रहा है, या मौलिक अधिकार को वो सीमित कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 13। ये है अनुच्छेद 13। अभी बताओ ये समझ में आया कि नहीं? अभी बताओ ये समझ में आया कि नहीं? क्या लिखा है? मूल ढांचे को छोड़कर परिवर्तन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछो। सर एक केस क्या है? एक केस मतलब एक केस नहीं समझ पाया मैं। इसमें एक केस मैंने कब बताया? सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं, अच्छी बात है, ठीक है, आप बहुत अच्छा समझते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी क्या है इसमें? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है, बहुत उसमें अभी अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है, अभी तुम लोग कमेंट नहीं करो, पहले इसका आंसर दे देते हैं। तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, ध्यान से इसको भूल जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन को भूल जाओ, समझ में आ जाएगा, पहले ध्यान से सुनो। ऐसे समझो, जैसे मान लो कि एक घर बन गया। अभी वो घर एक मंजिले का बना, दो मंजिले का बन गया, ठीक। जितना भी मंजिले का बनवाना है बनवा लो। मान लो दो मंजिले का तुमने घर बनवा लिया, ठीक। अब क्या हुआ कि आपको मन है उसमें कि ठीक है कि हम इसमें वॉल पुट्टी कराएंगे, इसमें पेंट कराएंगे, इसमें बहुत सारे चीज करवाएंगे, इसको डेकोरेट कराएंगे, ठीक। और अगर इसको डेकोरेट कराएंगे तो तुम एक बात बताओ, क्या उसमें उसके दीवार में पुट्टी करा सकते हो? जी हाँ। लेकिन तुमने एक मिस्त्री बुलाया और तुमने ये कहा कि ऐसा कुछ करो कि नीचे का जो बेस है इसका, वो बेस सोने चांदी का बनवा दो। बिल्कुल ऊपर का जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, लेकिन नीचे का पूरा जो घर है वो पूरा सोने का ही बनवा दो। तो वो कहेगा क्या तुम बेवकूफ हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण क्या है कि भाई वो आपका बेसिक वो ढांचा है, यानी वो आपका वो बेसिक स्ट्रक्चर है जिस पर ये इमारत बनी हुई है। कहने का मतलब है कि उसमें कुछ बातें बेसिक हैं, अगर उनको तुम बदल दोगे तो वो तो पूरा का पूरा घर ही बदल गया ना। मतलब ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ये मार्कर है। अब इस मार्कर में मैं इस ब्लैक की जगह किसको कर दूं? व्हाइट को कर दूं। इस व्हाइट की जगह ब्लैक को कर दूं, ये मार्कर ही बदल गया ना। यानी इस पे वो कुछ बातें जो हैं वो पहले की होनी चाहिए। यानी ये लगना चाहिए कि संविधान है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम पूरा संविधान ही बदल दिए। संशोधन के नाम पर तुम कुछ भी संशोधन कर दे रहे हो, उसमें कुछ भी लिखा हुआ है और तुम्हारा जब भी तुम संशोधन कर दिए। तो इस तरह तो सरकार पावरफुल हो जाएगी। यानी कुछ वो बेसिक बातें जिसको बदला नहीं जा सकता है, अगर वो बदल दिया जाएगा तो ये हो जाएगा कि वो पूरा संविधान ही बदल गया। तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का अवहेलना है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का ही मतलब है कि उसमें इस्तेमाल होने वाली वो बेसिक बातें जिसको बदल देने के बाद ऐसा लगेगा कि संविधान ही बदल गया, उसको हम कहेंगे को बेसिक स्ट्रक्चर। अब क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट केस शंकरी प्रसाद केस, हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट केस का मतलब यही था। ठीक ठीक, अच्छा ये आप बोल रहे थे, हाँ शंकरी प्रसाद केस 1951 में, यही था। फर्स्ट केस मतलब पहला केस, हमको लगता है आप पूछ रहे थे। पहला दूसरा नहीं याद करो, बहुत केस है, अगर केस याद करने लगोगे एक एक को तो पागल हो जाओगे। इतना केस याद ही नहीं करोगे, इतना केस है कि याद ही नहीं हो सकता है। सर क्वेश्चन कैसे आता है? भैया चिंता बिल्कुल मत करिए, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा वैसे हम इसका क्वेश्चन कराएंगे, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। जैसे ही जो जो चैप्टर खत्म होता जाएगा उसके हम क्वेश्चन कराते जाएंगे। और क्या लिखा हुआ है? संशोधन फिर से बता दीजिए। संशोधन का मतलब ये होता है कि संविधान में कुछ भी बदल देना, कुछ भी ऐड कर देना, या कुछ भी हटा देना। जो संविधान बनाते समय जोड़ा गया था उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब समझ नहीं आया मुझे, क्या कहना चाह रहे हो रोबिन रोबिन दुबे? ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है जो उसमें बेसिक था वो है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये तुम बेसिक स्ट्रक्चर कहना चाह रहे हो तो ऐसा नहीं है। इसका अगर मैं मतलब जो समझ पा रहा हूँ वो तुम यही कहना चाह रहे हो, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ? और कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है तुम लोग का? अभी क्वेश्चन नहीं है तो क्लियर लिखिए एक बार, क्वेश्चन नहीं तो एक बार क्लियर लिखिए, आगे चलते हैं।
चलिए, तो अनुच्छेद 13 हम लोग खत्म कर लिए, अनुच्छेद 12 हम लोग खत्म कर लिए। ठीक, अब कितना टाइम हो गया? अब हम एक काम करेंगे कि अब आपको हम प्रियम्बल का यहाँ तक अनुच्छेद 13 तक रखते हैं, कल इसके आगे चलेंगे। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। क्या लिखा है? 13 फोर्थ। क्या है सर? 13 फोर्थ का मतलब ये होता है कि अगर ऐसा कोई भी नियम विधि या कोई अगर हम उसको 9 शेड्यूल में डाल देते हैं संविधान, तो उसको न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर उस शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया तो उसमें न्यायालय कोई निर्णय नहीं सुना सकता है। क्लास आपकी अभी कंटिन्यू होगी, रिकॉर्डिंग रोक दीजिए यहाँ तक। क्लास अभी आपकी कंटिन्यू होगी। अब क्या होगा कि आपको क्वेश्चन कराया जाएगा प्रियम्बल का, ठीक है? अभी देखिए आप क्या देख पा रहे हैं, आपके सामने देखिए क्वेश्चन शो हो रहा होगा। देखिए मैसेज कहाँ है? इसमें भी क्लियर नहीं है, कितना क्लियर तो दिख रहा है, इससे क्लियर क्या दिखेगा? देखो पहला क्वेश्चन ट्राई करिए, देखिए एक बार। आपको पहला क्वेश्चन कल जो प्रस्तावना पढ़ाया गया था उस पर क्वेश्चन कराया जा रहा है। ये तो टच ही नहीं हो रहा है। आपको पहला क्वेश्चन ट्राई करना है, पहला क्वेश्चन ट्राई करना है आपको। देखिए एक बार, क्या आप देख पा रहे हैं? अरे काम कर भाई। क्वेश्चन नंबर 1, पहले का आंसर बताना है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? अब ये क्वेश्चन कल कराया गया था, 1 का ए ऑप्शन। इसमें कोई डाउट है? नहीं, ठीक, चलो। उसके बाद देखो 2 में कि निम्नलिखित में किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है? ठीक, कल ये बताए थे कि परिचय पत्र की संज्ञा किसने दिया था, आइडेंटिटी कार्ड किसने दिया हुआ है? डी डी। दूसरे का आंसर बताइए एक बार कि निम्नलिखित में किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दिया हुआ है? इसमें लास्ट में आंसर है क्या? अरे यार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो कहीं टच नहीं हो रहा है, तो देखिए कल क्या था, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो पहले क्वेश्चन का आंसर उद्देशिका हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो, तो दूसरा क्वेश्चन आपका जो है वो दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा हुआ है? तो किसने कहा हुआ है, कल आपको कराया गया था। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ननी पालकी वाला, यानी NA पालकी वाला। ठीक, तो जिसका ऑप्शन बी है वो गलत है, ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया है? तीसरे का आंसर बताइए। तुम लोग देख करके नहीं बताना, अपने मन से बताना, तभी तो कुछ हो पाएगा, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन में, जो आपका 42वां संविधान संशोधन था उसमें, जो आपका 42वां संविधान संशोधन था उसमें क्या क्या शब्द जोड़ा गया था? तो पहला जोड़ा गया था समाजवादी ना, दूसरा क्या जोड़ा गया था? अखंडता, तीसरा क्या जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष, और चौथा क्या जोड़ा गया था? और इसमें कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया है? समाजवादी, गणतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष नहीं, गणतंत्रात्मक नहीं जोड़ा गया है। दूसरा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, हाँ समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता ही जोड़ा गया है। प्रभुत्व संपन्न पहले ही था, गणराज्य पहले ही था। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक, आपको 3 का ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। आप चौथा क्वेश्चन देखो, और चौथा क्वेश्चन एक बार कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए, प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा कि क्या प्रस्तावना की उत्पत्ति जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव से हुई थी? प्रस्तावना को उद्देशिका नहीं कहा जाता है, तो प्रस्तावना को ही उद्देशिका भी कहा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ठीक, तो इसमें बी नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता।
तो ऑप्शन या तो ए हो जाएगा या तो डी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये बात पहली वाली सही बताई गई है कि प्रस्तावना की उत्पत्ति जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा ही कही थी। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक 4 तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, और 5 का आंसर बताओ कि 5 का आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? तो मैंने बताया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है कि जो आंतरिक और बाह्य दोनों निर्णय पर अपना निर्णय ले सकता है ना, यानी आंतरिक निर्णय और बाह्य निर्णय दोनों पर अपना जो निर्णय ले सकता है देश, वही क्या कहलाता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। तो इसमें पहला है केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, गलत। केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, गलत। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्यों? क्योंकि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है कि जिसमें आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय क्या हो सकता है? लेने की शक्ति उसके पास होती है। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका 5th आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, 6 का देखो, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश से लिए गए हैं? अब क्वेश्चन नंबर 6 देखना है कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता शब्द है, समानता शब्द है और जो बंधुत्व शब्द है वो किस देश से लिए गए हैं। तो आंसर होगा इसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया था, फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। तो इसका आंसर फ्रांस होगा। ठीक, तो सी का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? 6 का जो आंसर होगा वो सी होगा, फ्रांस से लिया गया है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये बात याद रखना, ये मैंने आपको क्लास में नहीं कराया था, तो ये आपको नोट कर लेना है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश से के संविधान से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संशोधनीयता माना गया। ठीक, तो ये बिल्कुल माना गया था, हमने कल समझा था। बेरूबाड़ी संघ 1960 के मामले में प्रस्तावना को संशोधनीयता माना गया नहीं। बेरूबाड़ी मामले में उसने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, वो भाग है ही नहीं। तो भाग माना ही कब गया था? केशवानंद भारती केस में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो केवल ए हो जाएगा। तो 7th का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। ठीक है ना? तो क्यों? क्योंकि बेरूबाड़ी केस 1960 में प्रस्तावना जो था वो भाग था ही नहीं, और प्रस्तावना अगर भाग था ही नहीं तो संशोधन कैसे हो सकता है? तो भाग कब बना? तो आंसर है कि केशवानंद भारती केस 1973 मामले में वो बना था। तो 7th का आंसर क्या होगा? ए। अभी पहले एक बार यहाँ पे कमेंट करके बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट है? 7 तक कोई डाउट है आपको? कोई भी डाउट है यहाँ तक? नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो दीर्घकालीन सपनों का विचार है। निम्नलिखित में से किसका कथन है ये? तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने नहीं है कहा, ये बी आर अम्बेडकर ने। अब ये क्वेश्चन आपको नहीं कराया गया है, लेकिन आप इसमें एलिमिनेशन ट्रिक लगा सकते हैं। मतलब क्या है कि यूपीएससी का ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको एलिमिनेशन ट्रिक लगाना होता है। नेहरू ने ये नहीं कहा था, बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि प्रस्तावना जरूरी है, केवल ये कहा है। के एम मुंशी ने ये नहीं कहा था। उन्होंने क्या कहा था? के एम मुंशी ने क्या कहा था कि ये होरोस्कोप है, ये क्या नाम है? जन्म कुंडली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ना। क्यों हो जाएगा ये? उसका रीजन ये है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ये नहीं कहा, बी आर अम्बेडकर ने भी नहीं कहा, के एम मुंशी ने भी नहीं कहा। तो इसको कहा किसने होगा? लास्ट ऑप्शन आपका बचता है डी। अब ऐसे आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, जो मान लीजिए क्लास में नहीं कराए गए हैं, तो आपको एलिमिनेट करना है। हर क्वेश्चन नहीं कराया जा सकता यूपीएससी का, पूरे इंडिया का कोई टीचर नहीं करा सकता है। तो 90 to 95 क्वेश्चन हो सकता है। तो 8th का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें ये तीनों नहीं हो सकता। अब 9th देखो, प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? बहुत घटिया सवाल है, बहुत आसान सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। ये तो एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए। ठीक, तो 9 तक हो गया। 10th देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो ये जो न्याय का जो सिद्धांत है वो रूस से ग्रहण किया गया है। ये बात याद रखिएगा आपको कि ये यहाँ पर एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था कि ये कहाँ से लिया गया है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। ये एक फैक्ट याद रखिएगा। और दूसरा ये है कि जो न्याय वाला शब्द है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो वाला शब्द है, वो कहाँ से लिया गया है?
तो वो रूस से लिया गया है। ये दो फैक्ट आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि जो आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय वाला जो सिद्धांत है वो रूस से लिया गया है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। कौन ये कहता है? तो ये कथन किसका है? B.R. अम्बेडकर का है। 11th का आंसर बताओ एक बार। 11th का आंसर क्या हो जाएगा? तो 11th का आंसर बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अम्बेडकर साहब का ये कहना था कि संविधान बना देने से कुछ नहीं होगा जब तक उसको लोग पालन नहीं करेंगे, और जब तक लोग उसका पालन सही रूप से करवाएंगे नहीं तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि राजनीतिक लोकतंत्र से कुछ नहीं होता है जब तक समाज उसको मानेगा नहीं। कोई भी कितना भी अच्छा नियम बना दो लेकिन लोग मान ही नहीं रहा है तो क्या होगा? उससे कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कहने का सीधा सा मतलब भैया, इसका जो आंसर सही हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? B.R. अम्बेडकर। ठीक, तो 11 का आंसर बी है। यहां तक कोई डाउट है? पूछिए। यहां तक के बाद डाउट है तो डाउट लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। यहां तक देखिए, कोई डाउट है? नो। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए भैया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि विधि और स्वाधीनता के बीच में उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? ठीक, इसका एक बार आंसर आप क्वेश्चन देखिए। IAS 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है 12 का डी, D, C, B। ध्यान से करना है, एक बार ध्यान से करिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? एक बार बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? देखिए, यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम हो जाती है। ठीक, कह रहा है कि विधि और स्वाधीनता के बीच में उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? विधि और स्वाधीनता का मतलब क्या होता है? मतलब अगर हम बहुत नियम बना देंगे तो क्या लोग फ्री रह पाएगा कि नहीं? मतलब नियम और फ्री, ये बात कह रहा है। तो यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम हो जाती है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। यदि विधियां नहीं होंगी तो स्वाधीनता भी नहीं होगी, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात क्यों सही है? कि अगर हम विधि बनाएंगे ही नहीं, मतलब तुम ऐसे समझ लो कि अगर किसी भी कोचिंग स्कूल या कहीं पर भी कोई पढ़ने जा रहा है, विधि ही नहीं बनाया जाएगा, तो विधि ही नहीं बनाया जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा कि वहां पर कोई फ्रीडम नहीं होगा। मतलब हर आदमी जो मन करेगा वही करेगा। तो हर आदमी जो मन करेगा तो वही करेगा, तो रैगिंग होने लगेगा, तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा। इसलिए विधियां नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी पार्ट होगा। जितना लोग डी और सी दे रहा था उनका गलत है। जिनका गलत है वो नोट कर लो इस क्वेश्चन को, कि इसमें जो संबंध स्थापित होता है वो क्या है? यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं। तो बी, 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के रूप में स्वरूप किस समाजवाद को अपनाया गया है? तो आपको पता है भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। ठीक, पूर्णतया फेबियन समाजवाद को भी नहीं अपनाया गया है। जो भारत का समाजवाद है वो कौन से समाजवाद को मानता है? लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट इंडिया जो अपनाता है वो कौन सा समाजवाद अपनाता है? लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाता है। ठीक है ना? आप देखो, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ये क्लास में ही कराया गया है। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो प्रचलित कौन सा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत के लोकतंत्र में कौन सा स्वरूप प्रचलित है। ठीक, ना कि कौन सा स्वरूप है। तो प्रचलित कौन सा स्वरूप है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही प्रचलित है, क्योंकि यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं होगा। सी जो लोग बता रहे गलत है, दोनों नहीं होगा भाई। प्रचलित कर रहा है, कौन सा प्रचलन में है, लोग किसको जानता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो चुनाव होता है वो ज्यादा से ज्यादा चुनाव में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही प्रचलित है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलन में नहीं है। ठीक है ना? उसके बाद यहां तक कोई डाउट है? एक बार क्वेश्चन करिए। क्या यहां तक आपको कोई डाउट है? एक बार यहां तक मैसेज करिए, क्या यहां तक कोई डाउट है? 12 का आंसर बी होगा भैया। 12 का आंसर बी होगा, बी पार्ट। जो 12 क्वेश्चन का आंसर होगा उसका आंसर बी पार्ट होगा। 13 का आंसर जो होगा वो 13 का आंसर होगा सी पार्ट। और 14 का जो आंसर होगा, 14 का आंसर होगा बी पार्ट। ठीक है? ठीक है, तो अभी मैं इतना ही क्वेश्चन रखता हूँ। इसका पूरा PDF आपको मैं अभी आपके ग्रुप पर कर देंगे भैया। ग्रुप पर हम इसको पूरा क्वेश्चन भेज देते हैं। इसमें 35 क्वेश्चन है।
तो आप इसको ट्राई करिएगा, ऐसे जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जाएगा वैसे वैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे। तो 35 क्वेश्चन ये मैं कल भेज देता हूँ, उसके बाद आपको 50 क्वेश्चन का सीट और भेज दिया जाएगा, तो हर चैप्टर का लगभग 100 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लीजिए, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, इससे रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। इंडियन पॉलिटी से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन है? फेबियन समाजवाद का मतलब ये होता है कि फेबियन नाम का एक, ऐसा समझ लो कि एक वो था, गली था, और वहां पर फेबियन लोग ने अपना मतलब फ्रीडम मांगी थी, तो उन्होंने समाजवाद की बात की थी, मतलब वहां पे बिना किसी खून खराबे के उन्होंने अपनी स्वतंत्रता मांगी थी। तो एक ऐसा समाजवाद जहां बिना खून के ही, मतलब बिना कोई भी खून खराबा किए स्वतंत्रता पाई जाती है या समाजीकरण होता है, उसको हम फेबियन समाजवाद कहते हैं। लेकिन इंडिया में पूर्णतः फेबियन समाजवाद नहीं है, फेबियन समाजवाद है लेकिन पूर्णतः फेबियन समाजवाद नहीं है। कुछ गुण मिलते हैं उसके, जो यहाँ का समाजवाद है ना, वो समाजवाद है आपका लोकतांत्रिक समाजवाद। सर क्वेश्चन 12 बता दीजिए फिर से। क्वेश्चन 12 भैया, उसका देखिए, विधि और स्वाधीनता के बीच में सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? देखो इसमें सब संबंध उपयुक्त हैं, आईएएस का क्वेश्चन रहता ही ऐसा है। सर ने, आपने तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों बताया, भैया हमने कहाँ कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों नहीं है। ये क्वेश्चन तुम लोग पढ़ते नहीं हो और फिर इल्जाम लगाओगे टीचर पर। देखो कह रहा है भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सा स्वरूप पाया जाता है, ये पूछा ही नहीं है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या है, ये कहा है क्या कौन सा स्वरूप पाया जाता है, ये नहीं कह रहा है, कौन सा प्रचलन में है, मतलब कौन सा लोग जानता है सबसे ज्यादा। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये होता है जब कोई भी इंसान डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट मतलब वोट करता है, तब अगर मान लो कि हमारे वोट करने से प्रधानमंत्री बन जाते, भारत का जो प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति हैं, अगर हमारे वोट करने से बनते तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगर हमारे किसी प्रतिनिधि के द्वारा वोट करने से बनते हैं, जैसे हमने वोट किया संगम लाल गुप्ता जी को, उन्होंने वोट किया नरेंद्र मोदी जी को, तो नरेंद्र मोदी, मतलब वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं तो नरेंद्र मोदी बन गए प्राइम मिनिस्टर, या फिर उनका वोट लगता है कहीं और पर, तो हम हर जगह डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है हमारा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहाँ ये कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहां पे जनता की भागीदारी तो होती है लेकिन वो भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है। कोई भी नियम बनाना है तो उसके लिए ऐसा नहीं होगा चुनाव करवाया जाएगा, वो नियम बन जाएगा। कौन नियम बनाएगा? तो हम जाकर के चुनाव वोट करके नियम नहीं बनाएंगे, जो हमने अपना प्रतिनिधि भेजा हुआ है, किसको भेजा हुआ है, एमपी एमएलए को जो भेजा हुआ है, वही हमारा ये काम करता है, नियम बनाने का काम या उसको चलाने का काम। तो ऐसा कोई जहां पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है, जब प्रत्यक्ष भागीदारी होगा तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष भागीदारी होगा तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब कौन सा प्रचलन में है, तो प्रचलन में कौन सा है भैया, तो प्रचलन में सीधे सीधे क्या है, क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। क्या बता दें सर, प्लीज बता दीजिए, पूछिए। ओके ठीक है। यूट्यूब चैनल कौन सा है? स्कॉलर्स एकेडमी के नाम से लिंक भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 में मैं बताया तो कि विधि और स्वाधीनता के बीच में सबसे उपयुक्त संबंध बताना है। सारा ही संबंध इसमें सही है, लेकिन तुम ऐसे समझो कि मान लो कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, नियम ही नहीं बनाओगे वहां पर, तो जो इंसान पावरफुल है वही राज करेगा। तो पावरफुल इंसान ना राज करे, इसलिए हमें क्या बनाना होता है, नियम बनाना पड़ता है। इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो बी पार्ट होगा, कि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं, कि अगर नियम नहीं बनाया जाएगा तो हर इंसान को बराबर का हक नहीं मिल पाएगा। जैसे ऐसे समझ लो कि मान लो कि किसी स्कूल में कोई नियम नहीं है, कोई कैसे भी आता जाता है, तो क्या होगा कि वहां पर जो बच्चा तेज होगा वही उस राज करेगा। लेकिन नियम बना दोगे तो हर कोई समान है। तो इसका मतलब क्या है कि स्वाधीनता वहां हर एक छोटे छोटे बच्चों को भी मिल पाएगी अगर एक नियम बना देंगे। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? बी। मतलब सबसे अच्छा जो आंसर होगा वो बी होगा। आंसर इसमें सब सही है। आईएएस का क्वेश्चन रहता ही ऐसा है जिसमें सब सही लगता है, लेकिन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर है वो कौन सा होगा? इसमें बी होगा। और कोई क्वेश्चन? अभी और कोई क्वेश्चन है नहीं हमको लगता तुम लोग का। कोई क्वेश्चन है? ओके सर ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं है? डाउट नहीं, नो लिखिए। और कोई डाउट हो तो पूछिए। ग्रुप में पीडीएफ भेज देंगे अभी कुछ देर में।
पार्टिसिपेंट दिखाइए। क्या लिखा है? फंडामेंटल और राइट और डीपीएसपी में श्रेष्ठ किसे बताया गया है? कोई श्रेष्ठ नहीं है। अगर कोई टीचर ऐसा बताता भी है तो गलत बता रहा है। मैं जान रहा हूं तुम यूट्यूब पे कहीं देखे हुए हो, यूट्यूब पे बहुत लोग बता दिए, मैं नाम नहीं लूंगा, कि जो फंडामेंटल राइट को श्रेष्ठ बताते हैं। बहुत किताबों में भी लिखा हुआ है, लेकिन गलत लिखा हुआ है। लक्ष्मीकांत पढ़ो, बासु पढ़ो, उसमें बताया गया है कोई श्रेष्ठ नहीं है। भारत के संविधान निर्माताओं ने ऐसे, कहीं से तुम लोग ऊट पटांग से पढ़ लोगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन पूछोगे। जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ खुद ही कराया जाएगा। देखो, अब ध्यान से सुन लो। पहले फंडामेंटल राइट होता है और जो डीपीएसपी है, उन दोनों में कोई श्रेष्ठ नहीं है। सबका अपना अपना अस्तित्व है और सबका अस्तित्व बताया गया है। तो इसलिए लूसेंट पढ़ना बंद कर दीजिए, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सब किताब मत पढ़िए, दोनों ही बराबर है, उसमें कुछ श्रेष्ठ नहीं है, दोनों ही सही है। बुक अगर पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ वो किताब पढ़ो जो मान्य है सर्व जगह, ठीक है ना? जिसमें लक्ष्मीकांत हो गया, बेरेक्ट हो गया, सुभाष कश्यप हो गया, ये सब पढ़ो। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, बस इसको लीव कर रहे हैं यहीं पर।